नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट लाया था, जो कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और इससे ये जाहिर होता है दोस्तों कि आप लोग छोटे टीचरों को भी सपोर्ट करते हो। ये देखकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा था कि पीटी से पहले मैं आप लोगों को कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों। और इस बात की भी गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। क्योंकि जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आप लोगों को इस पीटी में, इस प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा दोस्तों। डीआई और मैथ को इस प्रैक्टिस सेट में नहीं करा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डीआई और मैथ कराने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही मैं इसकी व्याख्या भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसका आंसर भी आप लोगों को दिया गया रहेगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी दोस्तों। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट जो भी क्वेश्चन है उसके एक एक पॉइंट को जितना डीप हो सकता है उतना डीप जाके बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सर स्वेद साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। तो यहाँ साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन 1942, सी 1922 और 1939। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। तो जब साइमन कमीशन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो शुरू से देखते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन क्यों आया था। जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1919 में एक सुधार हुआ था। 1919 में, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड। तो ये सुधार हुआ था 1919 में, जो कि किस लिए था, संवैधानिक संशोधन के लिए था। और ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, भारत में जो भी संविधान के प्रोसेस की बात चल रही थी कि संविधान होगा, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, तो उसी की जो ये है दोस्तों समीक्षा करने के लिए आया था। और संवैधानिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए 1928 में 10 साल के बाद, 1919 के बाद 10 साल की समीक्षा करने के लिए ये आया था। लेकिन ये कब आया, 1928 में ही आ गया, 10 साल पूरा होने से पहले ही आ गया। और इसकी जो बात करते हैं दोस्तों कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यहाँ से भी सवाल आता है। तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, उन साइमन कमीशन का गठन जो है दोस्तों 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हो चुका था। और ये भारत में कब आता है दोस्तों, फरवरी में आता है। ये भी याद रखिएगा, फरवरी 1928 में ये भारत आता है। और साइमन कमीशन का भारत में आने का विरोध किया जाता है। और इसका विरोध क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें क्या था दोस्तों, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। कोई भी भारतीय भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और इसी विरोध के दौरान आप देखेंगे दोस्तों, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया जाता है। और लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय इसी विरोध के दौरान घायल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को देख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए शुकर मिसल, अहलुवालिया मिसल, भंगी मिसल और कन्हैया मिसल। चार ऑप्शन हमारे पास है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा ए सही होगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, शुकर मिसल से संबंधित थे। बाद में दोस्तों आप देखेंगे शुकर मिसल को रणजीत सिंह ने जितने भी मिसल थे सबको मिला करके एक किया और बाद में सिख साम्राज्य की स्थापना की। सिख साम्राज्य सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, तो इस तरह से हम देखेंगे रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की और पूरे जितने भी मिसल थे सभी मिसलों को इन्होंने जोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1930, 1907, 1923 और 1919। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा इसमें से सही होगा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे,
तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर में, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? लंदन में हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, लंदन में कहाँ पर किया गया था? तो एक पैलेस है दोस्तों, उस पैलेस का नाम है सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। तो इस पैलेस में हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। और इस आयोजन में दोस्तों, जब इसका आयोजन हुआ था तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 89, 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। इतने पॉइंट बन रहे हैं आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन से। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। जिन लोगों को परचेज नहीं करना है दोस्तों, जिन लोग परचेज करने में सक्षम नहीं है दोस्तों, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए दोस्तों। और हमारा टारगेट है दोस्तों पीटी तक 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज हमारे बारे में भी थोड़ा ख्याल रख लेना यार। इतनी मेहनत तुम्ही लोग के लिए कर रहे हैं भाई, तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का हमारा भी टारगेट है इस पीटी तक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारा भी साथ दोगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और अंबेडकर जी से भी सवाल आता है, तो अंबेडकर जी जो है दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे और इन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। और एक सवाल आता है कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल, केटी पॉल जो है दोस्तों, इन्होंने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस तरह से जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। और एक सवाल और बन सकता है दोस्तों कि जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, पिज्जा वाला मैकडोनाल्ड, जो पिज्जा आप लोग खाते हो वही है। तो ये मैकडोनाल्ड जो है रैमजे। तो इस तरह से जितने भी 8-10 संभावित क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से बन रहे दोस्तों वो मैंने आप लोगों को करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं भारत में एक बहुत ही विभत्स घटना घटी थी 1919 में, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था दोस्तों। तो उसके बाद से भारत में इसका बहुत विरोध हुआ था और उसी विरोध के दौरान आप देखेंगे एक घटना घटी थी। कौन सी घटना थी दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। तो ये आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कौन सी दोस्तों घटना है? 1919 की घटना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के विरोध के दौरान ये घटना घटी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं कि पहला इसका तो डेट पूछ लिया जाता है। तो 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, 1919 को ये घटना घटी थी। और इस घटना के दौरान आप देखेंगे दोस्तों एक जांच आयोग का गठन किया गया था जिसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। हंटर आयोग जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हंटर आयोग किसके लिए था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठित किया गया था। और इसमें इसमें जो है दोस्तों, इसमें कौन गवर्नर जनरल था? ओ डायर, ओ डायर जो है, ये जो है दोस्तों ये उस समय इसके लिए जिम्मेदार था। और आप आगे देखेंगे एक मूवी भी आई थी दोस्तों बाद में, इसी ओ डायर की हत्या लंदन में किसने किया था दोस्तों? उधम सिंह, उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मार के हत्या कर दी थी। और ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, आप लोग इसको जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो इस तरह से दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं नंबर 5 की, तो आप देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। तो इस तरह से हम जब देखते हैं दोस्तों तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जो है दोस्तों 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसको अपनाया गया था। और इसके लिए भगत सिंह ने इनको राजी किया था दोस्तों। आप देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के आगे जो है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था।
क्या कर दिया था दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1928 में होती है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना होती है। आज वर्तमान में इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। अरुण अरुण जेटली अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई रहती है, 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई रहती है। कानपुर में इसकी स्थापना होती है, कानपुर में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रंगून जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, उत्तर मुगलवर्ती काल के सम्राटों के बारे में आप लोगों को मैंने वीडियो में भी पढ़ाया है दोस्तों। आप हिस्ट्री के प्लेट लिस्ट में जाके आप देख सकते हो उत्तरवर्ती मुगल काल को, जिसमें मैंने एक एक मुगल बादशाह जितने भी थे सभी के बारे में बताया हूँ। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों, ये थे बहादुर शाह जफर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है। और बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों 1857 की क्रांति से भी संबंधित थे, और बाद में इनको अंग्रेजों ने पकड़कर इनको रंगून भेज दिया था। और वहीं पे उनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 1862 ईस्वी में, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। जिस वक्त बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, उस समय जो है उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों उस समय सुल्तान था। और तुगलक वंश जो है इस समय उत्तर भारत में शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आप देखेंगे कि अलाउद्दीन ने अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका उसने सीरी नाम दिया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जो है दोस्तों दिल्ली में अपनी राजधानी शहर शीरी की नींव रखी थी, और उसने शीरी को राजधानी बनाने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी उनको पूरी करने की कोशिश की थी। और एक जलाशय का भी निर्माण कराया था दिल्ली में उसने, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हौज ए खास। हौज ए खास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है हौज ए खास के बारे में पूछा जाता है कि हौज ए खास का निर्माण किसने किया था, तो ये इसका निर्माण जो है आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर प्रतिहार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्त, तो हम जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो है ग्राम ग्राम व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों सी ऑप्शन सही हो रहा है। सभा और उर दो प्रकार की जो ग्राम सभाएं थी वो कहाँ पर थी, चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है। और जो जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, सभा जो है ये श्रेष्ठ लोगों की एक सभा होती थी। किसकी सभा होती थी दोस्तों, सभा जो है ये सभा जो है इसमें श्रेष्ठ लोग जो होते थे, जो बड़े पदों पे रहते थे, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। और ये लोग एक आयोजन करते थे, जो भी कोई समस्याएं होती थी उन पे विचार विमर्श करते थे। और जो उर थी दोस्तों, जब उर की बात करेंगे तो ये आम लोगों की सभा थी। किसकी सभा थी दोस्तों, ये आम लोगों की सभा थी, आम लोगों की सभा थी। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन सतलज, बी ऑप्शन चंबल, सी ऑप्शन यमुना और डी ऑप्शन झेलम। चार ऑप्शन है हमारे दोस्तों। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो झेलम नदी के किनारे हुई थी। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। इसी को वितस्ता कहते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में इसको वितस्ता नदी भी कहते थे। और इसी नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। और इसको इस युद्ध को दोस्तों हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पीज हाइडेस्पीज का युद्ध पूछेगा दोस्तों, किसके बीच लड़ा गया था, तो सिकंदर और
सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो जब दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र की बात करेगा दोस्तों, तो वो जो है यूएसए है, भारत नहीं है, न चीन है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यूएसए, सी ऑप्शन जो है सही होगा। भारत जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे काई और लाइकेन के बारे में पूछा है दोस्तों। तो काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों, आप जब ऊंचाई वाले उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे टुंड्रा प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में ये जो टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्रों में काई और लाइकेन जो है पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन ए, टुंड्रा वन जो है टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इस टुंड्रा जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, इसको जो है अनंत बर्फ की भूमि भी कहते हैं। अनंत बर्फ की भूमि, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे जैसे उच्च अक्षांशों में बढ़ेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि दिन की अवधि घट जो सूर्य की अवधि जो जैसे जैसे उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में आप बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि दिन की अवधि और रात की अवधि में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जब आप पूरी तरह से उत्तर में जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 6 महीने की रातें हो जाती हैं और 6 महीने के दिन हो जाते हैं ध्रुवों पे। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ पे बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ टुंड्रा जो जलवायु होती है, वहाँ पे बर्फ बर्फ ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको अनंत बर्फ की भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ का तापमान जो होता है दोस्तों बहुत ही ठंडा होता है। और इन चरम परिस्थितियों में जो है दोस्तों, लाइकेन जैसे वनस्पतियां जो होती हैं यही जीवित रह सकती हैं और ये उसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकते हैं? ये दोस्तों मैंने आप लोगों को जब वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी वाली और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तब उसमें मैंने आप लोगों को बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था सिंधु जल संधि के नाम से या सिंधु जल समझौता के नाम से। उसमें ये था दोस्तों कि 80% जो है जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान जो है 80% जल का उपयोग करेगा। तो बचा कितना दोस्तों? 20% जल जो है इसका उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में महावट क्या है? जब महावट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो चार ऑप्शन दिया है हमारे सामने। तो पहला ऑप्शन है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं, और सी है मानसून के मौसम में बादल फटना, और डी है सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहरें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि जब ठंड उत्तर भारत में आप देखेंगे जब ठंड का महीना रहता है, सर्दी का महीना रहता है, तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो चक्रवाती विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है दोस्तों ठंड के मौसम में, वही वर्षा जो होती है दोस्तों, उसी को हम लोग महावट के नाम से भी जानते हैं। और ये वर्षा जो होती है दोस्तों, रबी की फसल के लिए बहुत ही किफायती होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार रबी की फसलों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? हमारे पास ऑप्शन है जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट और भोपाल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? इसमें से जो है दोस्तों बालाघाट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि तांबे का अग्रणी उत्पादक जिला है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कमेंट में आप लोग बताइएगा दोस्तों कि तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस स्टेट में होता है। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ दोस्तों कि अगर जब इस जिले की बात किया है, तो राजस्थान का जिला जिला है कि झुंझुनू। झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू जिला जो है ये भी तांबे के अग्रणी उत्पादक जिलों में से आता है। और सबसे ज्यादा जो है दोस्तों झुंझुनू से ही तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है? भूजल स्तर का ह्रास होना, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, और बढ़ी हुई इनपुट लागत।
तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। जब आप देखेंगे दोस्तों ज्यादातर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से, कीटनाशकों का प्रयोग करने से क्या होता है कि भूजल स्तर जो होता है इसका मतलब ह्रास होता है और मृदा की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है। और आप देखते हैं दोस्तों कि इनकी इनपुट लागत भी जो है दोस्तों बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो दोस्तों पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसमें किस पे मुख्य फोकस था। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया है। इसी तरह से दोस्तों जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आना पक्का तय होता है दोस्तों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है कृषि पे फोकस था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पे फोकस था और इसको हेराल्ड डोमर के नाम से भी जानते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर, ये कौन सा मॉडल है दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल है। और ये जो है दोस्तों किस पे फोकस करता है? कृषि क्षेत्र पे फोकस करता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 1951 में की गई थी। 1951 से 56 तक ये इसका जो है कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रंग राजन समिति किससे संबंधित थी? तो रंग राजन समिति के बारे में पूछा है दोस्तों। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जा रहा है क्योंकि रंग राजन जो है दोस्तों ये इससे संबंधित नहीं है। दूसरा है गरीबी का आकलन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है शैक्षिक सुधार। तो ये पर्यावरण से भी जुड़े हुए नहीं थे। सी रंगराजन जो है दोस्तों ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। तो आप देखेंगे तीनों ऑप्शन कट गए। तो चौथा बी ऑप्शन जो हमारा गरीबी का आकलन ये जो है हमारा सही हो रहा है। तो इसके जब रंगराजन समिति की बात करते हैं दोस्तों तो इसका गठन जो है दोस्तों 2012 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों 2014 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसने जो है ग्रामीण और शहरी बस्तियों को अलग अलग टुकड़ियों में रखने की प्रथा को पुनः अपनाने की बात की थी और ये जो है गरीबी के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों की आय का योग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का गुणनफल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। और डी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर जो होता है ये जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो उदारीकरण की प्रमुख जो पूछा है दोस्तों कि उदारीकरण का प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण, बी है औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, सी है कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता और डी है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों कि जब उदारीकरण की बात करते हैं तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाजार को मुक्त करना। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? बाजार को मुक्त करना। ये जो है उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों। और उस पर मतलब ऐसा हो जाता है कि जब इसको बाजार को मुक्त करने से क्या अर्थ होता है दोस्तों? उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम कर देना होता है। इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? जब इसकी विशेषता की बात करेंगे तो लघु उद्योगों के लिए माल का अनारक्षण और औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना तथा कीमतों का निर्धारण की स्वायत्तता, ब्याज दरों और टैरिफ में कमी करना होता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी शेयरों का हिस्सा होता है दोस्तों जनता को बेचना, जनता को बेचने का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उदारीकरण का क्या अर्थ हो जाता है दोस्तों कि जो ब्याज होती हैं, जो दरें होती हैं, टैरिफ होती हैं, इनमें कमी करना होता है, बाजार पे से बोझ को कम करना होता है, इसका मेन पर्पज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे दोस्तों मैंने पिछले टॉपिक में वही आपको कराया हुआ था। तो इसमें क्या है दोस्तों, पूछा है कि दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो इसमें से आप जो है ऊपर वाले अंश में हर का भाग देंगे और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी और जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उनको निकालने के बाद, उनको घटाने के बाद जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, 19/56 आएगा। तो इस तरह से जो दोस्तों मैथ और डीआई और रीजनिंग जो है ये आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे 22 क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया है 2 के पावर 7 और इंटू 5 के पावर 2 दिया है, बी का दिया है और टू की बी इक्वल टू 2 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 6 दिया है, तो ए इंटू बी करेंगे दोस्तों। तो ऊपर की जो घात होती है ना दोस्तों, वो हमेशा जुड़ती है। तो जैसे आप देखिए 2 के पावर क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है, और इस साइड b इक्वल टू दिया है 2 के पावर 3। तो जब इनका गुणा करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे 2 तो अपनी जगह पे रहता है और ऊपर की जो घात होती है वो जुड़ जाती है, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो देख लीजिए 2 के पावर 10 किसमें है, तो ऑप्शन ए और डी में देखिए 2 के पावर 10 है और 5 के पावर कितना हो जा रहा है दोस्तों, 6 2 8 हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है, तो यहाँ से दोस्तों मैथ और डीआई चालू हो जा रहा है दोस्तों, और सवाल भी काफी बड़े हो जाते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को पूरी सॉल्व करके दिखा दूँ, वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है 26 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 26 नंबर पे पूछ रहा है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जब राज्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। और जब चुनाव आयुक्त की बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यों में जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। तो कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? डैश दिया है, कब अस्तित्व में आया था? तो भारत के जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं कि इसका अस्तित्व कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया था। और इसका कार्य जो शुरू कब हुआ था, 28 जनवरी से हुआ था। तो 26 हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों, और वर्तमान में आप देखेंगे रूस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो और ये जो है दोस्तों, एक सवाल यहाँ से आता है कि जो अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आप देखेंगे दोस्तों, इसको अपनाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 148, 149 और 151। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 151 से इनका संबंध है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 का संबंध जो है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से संबंधित है। और अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें दोस्तों, तो इनका काम जो होता है दोस्तों, कि जो भी मतलब संघ संबंधी जो भी लेखाएं होती हैं, तो वो जो होती है उनका प्रतिवेदन जो है ये दोस्तों, ये किसको प्रस्तुत करते हैं, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। संघ से संबंधित जो भी प्रतिवेदन होते हैं ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और राज्य से संबंधित जो भी होता है दोस्तों, तो ये किसको, राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल को। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बी ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो जो 89वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। और जब इस आयोग की बात करते हैं दोस्तों,
आयोग की स्थापना जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। इससे क्या था दोस्तों, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको कुछ जैसे मतलब उनको उनके साथ ये होता है, कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उनका शोषण किया जाता है, तो उनके संरक्षण के लिए जो है दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है। यहाँ पे पेरिस्कोप के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो जब पेरिस्कोप की बात करते हैं दोस्तों, तो पेरिस्कोप क्या होता है, ये जो दो समतल दर्पण होते हैं उन दर्पणों को मिला के जो है दोस्तों एक पेरिस्कोप बनाया जाता है। तो इनके क्या पूछ रहा है, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है, तो ऑप्शन है तीन गोलाकार दर्पण, दो गोलाकार दर्पण, सी जो है तीन समतल दर्पण, डी जो है दो समतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। दो समतल दर्पणों से इसको बनाया जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है दोस्तों, जिसके द्वारा प्रेक्षक जो है अपने चारों ओर के जो भी वातावरण होते हैं उनसे देख पाता है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों किसमें किया जाता है, इसका उपयोग जो है दोस्तों पनडुब्बी जो होती है, आप देखेंगे जो सबमरीन होती है उनमें इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है, पनडुब्बी में, युद्धपोत में, क्रूजर जो होते हैं और तोपखाने जो होते हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्यूज तार के बारे में बताना है दोस्तों। तो फ्यूज तार के बारे में ऑप्शन ए उच्च गलनांक और उच्च चालकता। तो इसका जो गलनांक होता है दोस्तों निम्न होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। दूसरा जो है पूछ रहा है निम्न गलनांक और उच्च चालकता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, हमारा जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये सही हो जा रहा है। तो इसमें गलनांक जो होता है निम्न होता है और चालकता उच्च होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जब इसके फ्यूज तार के बारे में पूछता है तो इसका गलनांक हमेशा निम्न होता है और इसकी चालकता उच्च होती है। और इसकी चालकता के साथ साथ दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, प्रतिरोधकता ये भी उच्च होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है। जब आप आवर्त सारणी देखेंगे दोस्तों, तो वहां से आप लोग जब इंटर पढ़े होंगे तो उसमें जो आप लोग को आवर्त सारणी पर पढ़ाई जाती थी, तो पूछ रहा है कि परमाणु का आकार क्या होता है नीचे जाने पर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया है कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या त्रिक होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों जो है कौन से नंबर है 33, तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट जो होते हैं दोस्तों ये टेरिडोफाइट समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित है दोस्तों, टेरिडोफाइट से संबंधित है। टेरिडोफाइट में वे पौधे आते हैं जो दोस्तों जो बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। टेरिडोफाइट में वे पौधे होते हैं जो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। ये छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये नम होते हैं, छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बीज रहित होते हैं, और ये जो है संवहनी पादप होते हैं दोस्तों, संवहनी पादप होते हैं, बीज रहित संवहनीय पादप होते हैं। ये जो है कुछ पॉइंट जो है दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इनका प्रजनन जब बात करते हैं दोस्तों, इनका प्रजनन कैसे होता है, इनका प्रजनन जो होता है दोस्तों ये बीजाणुओं द्वारा इनका प्रजनन होता है। बीजाणुओं द्वारा इनका प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सवाल से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है जनन में, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो होती है दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी ये किसी से अपना संबंध स्थापित नहीं करते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, जीवधारी जो होते हैं ये अपने जनक के एकदम समान होते हैं। इनकी जो संतानें होती हैं बिल्कुल हूबहू उनके ही जैसी होती हैं। यानी कि एक तरफ से आप कॉपी जो कहते हैं ये पूरी तरह से कॉपी होते हैं, वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेंगे। तो वो जो होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है? तो ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे दोस्तों तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग उजनिंग देख के आप लोग भागा मत करिए दोस्तों। इसको जो है अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, 140 दिया है, 91 दिया है, तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो है इसमें से माइनस कर रहा है 7 का स्क्वायर। 140 में 7 का स्क्वायर करके आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर अगले वाले में घटा देंगे, 5 का स्क्वायर, ऐसे इसी तरह से जब आप घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। जबकि इसमें पूछा क्या है, संबंधित नहीं है, तो ये 56 नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे क्या होगा, 58 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों रीजनिंग उजनिंग की सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इनको जो है आप देखेंगे 38 नंबर देखिए, इसमें जो है एक ही जगह पे जो प्लस बोला है उसको एक जगह पे मल्टीप्लाई रख दीजिएगा, बी की जगह पे अगर गुणा बोला है तो गुणा रख दीजिएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीप वर्ष के बारे में पूछा है, तो कौन सा लीप वर्ष होता है दोस्तों? तो जो भी ईयर दिए हुए हैं दोस्तों उनको 4 से अगर आप 4 से अगर डिवाइड करेंगे इन चारों में से, तो आपका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, जो जो पूरी तरह से कट जाएगा वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो 176 जो 1076 जो है ये आपका लीप वर्ष होगा। ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 हासिल लगा तो यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। 4 छक 24 हो गया, 3 बचा तो यहाँ गया 36 हो गया, 4 8 32, 4 9 36, ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गए। इस तरह से आप दोस्तों देख लीजिए, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप आ जाइए 46 नंबर पे। तो बोल रहा है आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? तो आ बैल मुझे मार, अगर आप ऐसी कोई हरकतें करते हैं जैसे कि खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छेड़छाड़ करना बिल्कुल नहीं होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी जो है हमारा देखने में ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो सकता है, कायर होते हुए भी वीरता को। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा दोस्तों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 47 नंबर है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और ये जो है दोस्तों 1973 ईस्वी में, ये जो है इसकी इसकी रचना कब की गई थी? 1973 ईस्वी में दोस्तों, 1973 ईस्वी में ये जो है इसकी रचना की गई थी, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था 1973 ईस्वी में। और जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? ये 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों गगन गिल को दिया गया है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। गगन गिल को दिया गया है, और इनकी कविता है दोस्तों मैं जब तक आई बाहर। ये किसकी रचना है दोस्तों? मैं जब तक बाहर आई, गगन गिल। 2024 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रयंबक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन है त्रिलोक, त्रिदर्श, त्रिचक्षु और विरूपाक्ष। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये त्रयंबक जो होता है शिव का पर्यायवाची होता है, और त्रिलोक जो है ये पूरी तरह से डिफरेंट है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारा ए जो है सही हो जाएगा, ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। त्रयंबक की पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिदर्श, त्रिदर्श, त्रिचक्षु और विरूपाक्ष ये जो है शिव के पर्यायवाची है। तारकेश्वर, चंद्रशेखर, परंजय, विरोचन ये जो है सब किसके पर्यायवाची दोस्तों? शिव के पर्यायवाची है। और त्रिलोक का अर्थ होता है 3 लोक। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि त्रिलोक जो है अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? तो विधानमंडल द्वारा अगर कोई नियम पारित हो जाता है तो उसको अधिनियम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है दोस्तों, हार जो है हमारा ऑप्शन डी जो है, ये देख रहे हैं हार जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। जबकि तार, धार, वार जो है ये आप देखेंगे ये कैसे शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द है।
और हार जो है दोस्तों ये अनेकार्थी शब्द भी है। हार का मतलब होता है हार जाना, या हार का मतलब होता है फूलों की माला। तो ये अनेकार्थी शब्द भी है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। यहाँ से दोस्तों डीआई शुरू हो रहा है, तो डीआई आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। जहाँ भी दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। 55 के बाद 56, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया दोस्तों, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ज्यादा पेज इधर उधर हो गया। तो हमारा नंबर कितना नंबर है दोस्तों? 20 डीआई आ रहे हैं, तो 55, 55, 75, 75 से हमारा जो है दोस्तों, यहाँ से जो है दोस्तों पैसेज शुरू हो रहा है 75, 71 से। यहाँ पे हिंदी का पैसेज दिया हुआ है दोस्तों। तो पैसेज में पूछ रहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है। तो पैसेज में हम देखते हैं दोस्तों कि विश्व शांति की बात जब करता है तो पैसेज में, तो विश्व शांति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों? तो अहिंसा और प्रेम जो होता है ये विश्व शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो ऐसी क्या होती है दोस्तों जिससे कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो वो जो होता है, क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों? अहिंसा द्वारा भी कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए शांति सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन बी अध्यात्मक और उपासना, ऑप्शन सी धन और सम्मान, ऑप्शन डी धन और वैभव। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी, जो ऑप्शन ए जो है शांति सुख और रचनात्मक कार्य जो होते हैं ये सही होते हैं, जो स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन जो है तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होता है? तो नितांत का पर्यायवाची क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए जो है निम्न है, बी जो है विधिवत है, नितांत यानी कि आवश्यक जो होता है दोस्तों, नितांत आवश्यक बहुत जरूरी, बिल्कुल, ये जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो रहा है, बिल्कुल। ये किसके लिए है दोस्तों? नितांत के लिए है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसमें विश्व की शांति के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है? कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सबसे सटीक और सही ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों? उत्तम और मानव जाति के विकास के लिए जो है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 76 नंबर देखते हैं, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें से आप आसानी से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर बताते चल रहा हूँ दोस्तों। तो मस्तूलों का बात कर रहा है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन दिया है मस्तूलों की बहार, मस्तूलों की पंक्तियां, ऑप्शन सी है मस्तूल, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन जो है असंख्य मसूल की बात करता है, मस्तूल की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो रहा है। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या होता है? त्राही त्राही आप पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हाहाकार मच जाना, ये ऑप्शन सही है हमारा। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? टक्कर लेने का मतलब होता है दोस्तों कि मुकाबला करना। टक्कर लेने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकाबला करना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी जैसे सभी शब्द जो है समानार्थी ही दिख रहे हैं। तो इसमें से सटीक चीज ढूंढना होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी ही सही होगा दोस्तों, मुकाबला करना जो है ये टक्कर का अर्थ होगा। सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लंदन बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ कहाँ पर होगा दोस्तों? ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन, जहाजों के जंगल में ये तो नहीं होगा, समुद्र तट पर, नदी तट पर, काफी गहरे पानी में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें से डी जो होगा, सही तट पर, नदी के तट पर जो है लंदन जो है दोस्तों टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी?
टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखिएगा दोस्तों। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ना कि ये किसी समुद्र के तट पे बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली थी? ऑप्शन ए है लंदन शहर को कोई भी क्षति न पहुंचे, बी कोई शत्रु इसे हरा न सके, सी कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सटीक होगा दोस्तों? तो जब हम इसकी बात करते हैं कि नाविक शक्ति क्यों बढ़ा ली थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोई शत्रु इसे हरा न सके, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को बढ़ा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 81 पे आते हैं। 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ये जो है दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, और करंट अफेयर तो जितना आप लोग पढ़ के जाओगे दोस्तों अच्छे से, उतने ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि 10 सवाल आने हैं दोस्तों करंट अफेयर से, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शन ए है ओपल सुचाता, गुआनसी, क्रिस्टीना पिस्कोवा, हसेट डेरेज और माया क्लेजडा। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है दोस्तों, वो कौन सा है? ए ऑप्शन सही हो रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो रहा है। तो कौन है दोस्तों? ये जो है अपोल अपोल सुचाता गुआंगसी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप लोग, अपोल सुचाता सुचाता चुआंगश्री चुआंग श्री। ये जो है कहाँ की है दोस्तों? थाईलैंड की है। थाईलैंड कहाँ की है दोस्तों? थाईलैंड की रहने वाली है, और इसने 72वीं प्रतियोगिता जीती है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन जो है दोस्तों हैदराबाद, अपने इंडिया में हुआ था, हैदराबाद। 72वीं मिस 72वीं सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड जो है किसने जीता दोस्तों? तो अपोल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। और भारत में इसका मतलब जो है दोस्तों, अगर यहाँ से बात करें कि इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो नंदिनी नंदिनी गुप्ता ने भारत से इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, कुमार मंगलम बिरला और नीता अंबानी। तो चौथा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा सही हो रहा है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? ये जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। और पहला की बात करेगा दोस्तों, तो ये जो है पहला किसको दिया गया था? पीएम मोदी को दिया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है, जहां यह अभ्यास किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। तो ये जो है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन जो है दोस्तों, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में आप किया गया था। और आप देख रहे हैं दोस्तों कहाँ पे? शाहजहांपुर में इसका इसका जो है आयोजन किया गया था। और ये जो है दोस्तों किस एक्सप्रेसवे पर किया गया था? गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया था, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। और इसका पर्पज क्या था दोस्तों, कि इस एक्सप्रेसवे पर फ्लाई ब्लास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया गया था। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जो आप देखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों, उस पे जो है 3.5 किलोमीटर लंबाई पर एयर स्ट्रिप और लैंडिंग का अभ्यास किया गया था दोस्तों। और उसपे जो है लड़ाकू विमानों को रात के समय में उतारा गया था। कब? रात के समय में उतारा गया था। और ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जिसपे कभी भी किसी भी समय जो है आकस्मिक रात के समय में फ्लाइटों की लैंडिंग कराई जा सकती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर में इसका मतलब परीक्षण किया गया था, और गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 9वें समुद्री सुरक्षा सम्मेलन की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? नई दिल्ली, बी रोम, वियना और सिंगापुर। तो हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो है दोस्तों सिंगापुर में किया गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, पूरा गला सूख जाता है एक वीडियो बनाने में। और आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी दायित्व बन रहा है कि हमारे लिए भी आप लोग थोड़ा सा अपना योगदान दें। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से भी बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, तो मेन मेन पॉइंट जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों। दिवस के बारे में पूछा है तो जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है दोस्तों। 3 डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, एक है 22 मार्च, 22 मार्च, और एक है 22 अप्रैल, और एक है 22 मई। ये 3 डेट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22 मार्च को जो दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को, 22 अप्रैल को जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को दोस्तों आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये चीजें दोस्तों आपके सामने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी दोस्तों? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। चूंकि दोस्तों डिस्प्ले पे पूरी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए आप लोग याद रखिए, नोट करिए इसको। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इंग्लिश में है हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका आयोजन कब किया गया था? 22 मई को किया गया था। और जो इसकी जो शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। 22 मई को ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल अल्काट्रॉज जेल किस देश से संबंधित है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 86 नंबर है दोस्तों। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों कोलकाता और मुंबई, बी है नोएडा और बेंगलुरु, सी है अहमदाबाद और जयपुर, डी है दोस्तों लखनऊ और भोपाल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों नोएडा और बेंगलुरु। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों नोएडा और बेंगलुरु? ऑप्शन बी में नोएडा और बेंगलुरु है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो क्या क्या है दोस्तों, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन है दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ पे किया गया है? नोएडा और बेंगलुरु में किया गया है। ये दोनों अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाएं जो है रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और इसकी जो है शुरुआत किसने की है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की है। 87 नंबर है दोस्तों, अल्काट्रॉज जेल जो है किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, रूस और इटली। 4 ऑप्शन है हमारे सामने दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है सही है दोस्तों। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए जो है सही है। अल्काट्राज जेल जो है दोस्तों ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और यहाँ पे जो ऐसे कैदियों को रखा जाता है दोस्तों जो बहुत ही खतरनाक कैदी होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। 4 मई 2025 को जो है दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है इसमें? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यानी ट्रंप जी ने इनको, ट्रंप ने इस जेल को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देश दिया था। तो ये जो है दोस्तों 1963 में इसको बंद कर दिया गया था दोस्तों इस जेल को, क्योंकि इसमें खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। और इसको जो है ट्रंप ने 4 मई 2025 को इसको खोलने का निर्देश दे दिया है। और इस जेल में जो है दोस्तों हिंसक और क्रूर कैदियों को, अपराधियों को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाता है? हीरो एशिया हॉकी कप हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, चेन्नई, भुवनेश्वर और राजगीर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? आप देखेंगे दोस्तों कि ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। बिहार में किया गया था, बिहार में इसका आयोजन किया गया था। तो राजगीर जो है दोस्तों कहाँ पे है? ये बिहार में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसका आयोजन जो है दोस्तों 29 अगस्त से 7 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। 2024 तक इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? बिहार में इसका आयोजन किया गया था। नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद राजगीर में आयोजित यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है दोस्तों। तो ये कौन सा आयोजन है दोस्तों? बिहार में दूसरा खेल आयोजन है। इसके पहले जो है दोस्तों नवंबर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड या पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया है दोस्तों भारत में, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम बताना है। ऑप्शन क्या है? विक्रम 3201, कल्पना 3201, मेघ 3201 और आदि 3201। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों ये होगा विक्रम 3201। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों?
विक्रम 3201 जो है सही है। और ये जो है दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 301 और कल्पना 301 विकसित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं दोस्तों। विक्रम 3201 भारत में निर्मित जो है फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह इसरो के 16 बिट प्रोसेसर विक्रम 1601 का किसका दोस्तों? 1601 का ये उन्नत संस्करण है। इसके पहले जो है दोस्तों 1601 को बनाया गया था और ये जो है 3201 जो है इसी का उन्नत संस्करण है। और इसका जो है दोस्तों निर्माण कब किया गया था? 2009 में। 2009 में इसका प्रमोशन किया गया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों में डैश जो है कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजा जा सकता है? और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार ये सवाल आता है दोस्तों, और बार बार आप लोगों को ये चीजें देखने को हर एग्जाम में मिली होंगी दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 8, 10, 14, 21, चार ऑप्शन दिए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों 14 जो है सही है। 14 दिनों के अंदर जो है दोस्तों ये विधेयक जो होता है वापस लोकसभा को भेजना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों? 14 दिनों तक रह सकता है। अगर राज्यसभा इसको वापस नहीं भेजता है तो 14 दिनों के अंदर इसको अगर वापस नहीं भेजता है तो ये जो है स्वतः पारित मान लिया जाता है, क्योंकि धन विधेयक को रोक कर रखने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक एक कौन से अनुच्छेद 109 के तहत जो है दोस्तों धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो धन विधेयक का विशेष प्रावधान किसमें दोस्तों? 109 में किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां पर? केवल लोकसभा में इसको दोस्तों धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सीमा के बारे में पूछा है दोस्तों। मैंने आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाया है, वो वीडियो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। तो भारत की सीमा के बारे में देखिए पूछा है, तो भारत की सीमा में डैश दिया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो भारत की सीमा किस दिशा में, यहाँ पे दिशा पूछा है दोस्तों, तो किस दिशा में जो है ये देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो है उत्तर पश्चिम, ये हमारा ये जो है ये सही है। उत्तर पश्चिम में ये लगती है। आप जब भारत का मैप देखेंगे दोस्तों तो उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे पाकिस्तान भी है, और लद्दाख के ऊपरी हिस्से में देखेंगे दोस्तों तो अफगानिस्तान भी टच करता है। और आप लोगों को ये भी बताया था मैंने दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक चीज और नोट कर लीजिएगा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है दोस्तों, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है दोस्तों उसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? दोस्तों सवाल पढ़ने में आप लोग गलती यही करते हो दोस्तों, आप लोग ये नहीं ध्यान देते हो कि कहाँ नहीं पूछा है कहाँ है पूछा है। इस चीज को जब आप लोग पढ़ो दोस्तों तो सबसे पहले उस शब्द को अंडरलाइन कर लिया करो जहाँ पे नहीं पूछा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका सवाल जो है गलत नहीं होगा दोस्तों। है और नहीं है में लोग अक्सर सवाल गलत करके आते हैं। तो यहाँ पूछा है कि उड़ीसा में कौन सा नृत्य, उड़ीसा का कौन सा नृत्य नहीं है? तो ये पूछा है दोस्तों मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है भवाई, ढप, घूमर, पाइका। ये जो है ये चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसमें से जो है दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा जो है भवाई जो है नृत्य जो है दोस्तों ये नहीं होगा सही। तो ये जो है दोस्तों कहाँ पर होता है? भवाई जो है दोस्तों गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में भवाई नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। भुंगला, तबला, ढोलक, बांसुरी, पखावज, रबाज, मजीरा, ये जो है इसमें जो है इस पारंपरिक नृत्य में इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत ही फेमस है दोस्तों
वो व्यक्ति कौन है दोस्तों जिसने ये पुस्तक लिखी है? अरुंधति राय। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो है उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ये ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। तो ये किसने लिखा है दोस्तों? अरुंधति राय ने लिखा है, और इसके लिए इसको 1997 में दोस्तों बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इसके लिए ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बुक से एक सवाल आना पक्का तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है भारत सरकार द्वारा। इसकी स्थापना कब किया गया था? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है 1991, 1982, 1972 और 1962। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? कि जब हम बात करते हैं भारतीय अनुसंधान परिषद की, तो ये कैसा एक संगठन है दोस्तों? ये एक स्वायत्त संगठन है, और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1972 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इतिहास इतिहास के अनुसंधान को बढ़ावा देना। इतिहास के अनुसंधान और वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है दोस्तों। वैज्ञानिक लेखन को बढ़ाना, ये जो है किसका उद्देश्य है दोस्तों? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में हो सकता है ये? इतिहास और वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। रिपीटेड सवाल है दोस्तों, रिपीटेड सवाल है दोस्तों। पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है दोस्तों, 1 जुलाई, 29 अगस्त, 5 जून और 1 जनवरी। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है? तो यहाँ पारितंत्र के बारे में पूछा है दोस्तों। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन है? तालाब, घास के मैदान, नदी और महासागर। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो इसमें एक पारितंत्र का निर्माण कौन सा स्थल करता है दोस्तों? तो जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों, ये एक पारितंत्र के उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन घास के मैदान जो है ये एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। घास की प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कैसे मैदान दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और दूसरा है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदानों को दोस्तों कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। और जब घास के मैदानों की बात करते हैं दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों? तो हम देखते हैं कि जो प्रेयरी है, प्रेयरी घास के मैदान, प्रेयरी हो गया, और सवाना हो गया, सॉरी, जब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा घास का मैदान जो है जब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात जब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं दोस्तों, तो सवाना जो है, सवाना घास का मैदान जो होता है दोस्तों, सवाना घास का मैदान जो होता है दोस्तों, ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। और जब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेयरी हो गया, पंपास हो गया, ये अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वेल्ड हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है। डाउन्स हो गया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो है स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। जो जो नाम सजेस्ट किया मैंने, वो भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। प्रियरी जो है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वेल्ड जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इनको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का परिवर्तित नाम क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों? जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो उस टाइम पे डब्ल्यूटीओ का नाम दूसरा था, और आज जो है वर्तमान नाम क्या है? डब्ल्यूटीओ है। तो 4 ऑप्शन दिए, अंकटाड, गैट, यूनिडो और ओईसीडी। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? गैट जो है ये डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम है। गैट, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ
टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो है दोस्तों इसका पुराना नाम है। ट्रेड, ये जो है दोस्तों इसका पुराना नाम है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों जिनेवा में है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 99 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, इथोपिया, लुसाका, यूक्रेन, कीव। ये जो है दोस्तों आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये क्या है? एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ जो है दोस्तों उसकी राजधानी दी गई है। तो इसमें से कौन सा आप देख रहे हैं, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? अभी आप देखेंगे यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो आप लोग को पता ही होगा यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और आप देखेंगे इथोपिया की बात करेंगे दोस्तों, तो इथोपिया की राजधानी क्या होती है? आदिस अबाबा जो होती है इसकी राजधानी होती है दोस्तों, आदिस अबाबा। आदिस अबाबा जो है दोस्तों इथोपिया की राजधानी। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। यानी कि ये जो है इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। और लुसाका जो है दोस्तों ये किसकी राजधानी है? लुसाका जो है दोस्तों जोम्बिया, जोम्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों? लुसाका है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बोलिविया की लापॉज है। इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पर्यटन स्थल दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो इन चारों को मिलान करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? तो चक्राता जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चक्राता कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। चक्राता कहाँ है दोस्तों? ये उत्तराखंड के देहरादून जिलों में है। तो और अब देखिए कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन मिलाया जाता है दोस्तों इसी तरह से। तो ए का जो है थर्ड मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है जो बी और सी में से कोई एक होना चाहिए। अब जो है दोस्तों हफलांग जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? असम में है। और इस तरह से बी में देखिए, बी में भी 1 और 2 जो है सिमिलर दिया हुआ है, बी और सी जो है सिमिलर दिया हुआ है। तो अब सी और कालिम्पोंग और कुफरी है। तो हम सभी जो जानते हैं दोस्तों, कालिम्पोंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कालिम्पोंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कालिम्पोंग जो है एक हिल स्टेशन है दोस्तों। जब आप दार्जिलिंग जाएंगे दोस्तों तो आप वहां से कालिम्पोंग भी आराम से जा सकते हैं, और दोनों ही जगह जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों? आप देखिए सी का क्या हो रहा है, सी का बी हो रहा है। तो सी का बी जो है सी ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। कुफरी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज दूसरा प्रैक्टिस सेट भी कर लिया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।